नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सूथोड़ ऑफिशियल हब में। आज हम आपके लिए पशु परीक्षक के जंतु में जनन टॉपिक के लेकर आए हैं। आपके मॉडल पेपर के आप आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। पेपर के लेवल का पता चल जाएगा। आप पूरा वीडियो देखकर आप कमेंट में बताएं कि आपके कितने परसेंट सही हैं। आज मोटिवेशन के साथ है, क्या यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस ना घबरा खंजरों से साथी। ना हो मायूस ना घबरा खंजरों से साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। चलिए, प्रश्न है, पशुओं को बंधीकरण की कितनी विधि होती है। चलिए बताइए कि पशुओं में बंधीकरण की कितनी विधियां होती है। तो पशुओं में बंधीकरण की विधि कितनी होती है। एक तो होती है ग्रामीण विधि और दूसरी होती है वैज्ञानिक विधि। तो यहाँ पर हो जाएगा दो विधि होती है। तो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। हाँ, पशुओं में दो बंधीकरण की विधि होती है, वैज्ञानिक और ग्रामीण विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, देसी विधि से बंधीकरण करने के लिए पशु की आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है कि अगर किसी नर पशु के अंदर किसी का नसबंदी या बंधीकरण करते हैं तो उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। हाँ, कितनी होनी चाहिए आयु। सभी इसका उत्तर दें, कमेंट में उत्तर दें। नसबंदी के बारे में पूछा है, जो पशु नर के अंदर जो नसबंदी की जाती है तो उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1.5 1.5 वर्ष से 2 वर्ष हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1.5 वर्ष से 2 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मादा पशुओं को बंदिया करना क्या कहलाता है। जो मादा पशुओं के अंदर है जो बंदिया करते हैं उनको क्या कहते हैं। यहाँ केपोनाइजेशन, अंडाशय अपनयन, केपन और डॉकिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा अंडाशय अपनयन। जो मादा के अंदर बंध्यकरण किया जाता है तो उसे अंडाशय अपनयन कहते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने बी किया है बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है, मुर्गे को बंदिया करना क्या कहलाता है। यहाँ पर पूछा है जो मुर्गे के अंदर जो बंधीकरण किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर है केपेनाइजेशन, नकलिंग और रीनिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केपेनाइजेशन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बंधीकरण का सर्वोत्तम मौसम कौन सा है। जो नर व मादा के अंदर जो नसबंदी की जाती है तो उसका सर्वोत्तम मौसम कौन सा है, किस मौसम के अंदर बंधीकरण किया जाता है। फटाफट उत्तर दें, कोई भी इसका गलत उत्तर ना दें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। तो ऑप्शन है गर्मी, वर्षा, शरद व शीत। किस में किया जाता है बंधीकरण। हाँ, किस ऋतु के अंदर करते हैं। तो ये हो जाएगा शीत ऋतु के अंदर। बंधीकरण है सर्वोत्तम मौसम है जो शीत ऋतु के अंदर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शीत ऋतु। शीत ऋतु के अंदर बंधीकरण किया जाता है। चलिए अब है, भेड़ में बंधीकरण की सर्वोत्तम उम्र क्या है। तो भेड़ के अंदर है बंधीकरण की सर्वोत्तम उत्तम उम्र होगी 1 माह है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीछे पशुओं के अंदर पूछा था, वहां पे 1.5 से 2 वर्ष हो गया। और यहाँ पर भेड़ के अंदर पूछा है तो भेड़ के 1 माह हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी सी दिया है बिल्कुल राइट है। तो क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी के सभी जो भी है सभी इसको लाइक कर दीजिएगा। और इसी पर्सन को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सुअर में बंदिया हेतु कौन सी विधि उपयोगी है। सुअर के अंदर कौन सी विधि उपयोगी है। बॉडी जोकास्ट्रेटर, देसी विधि, एलेस्ट्रेटर और चीरा लगाकर। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, सुअर के अंदर चीरा लगाकर बंधीकरण किया जाता है। ये होगा डी इसका राइट आंसर होगा। सुअर में बंधीकरण हेतु कौन सी विधि है, चीरा लगाकर। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बंध्यकरण की किस विधि से छूत की बीमारी लगने की आशंका रहती है। तो यहाँ पर पूछा है कि बंध्यकरण की कौन सी विधि है जिसके अंदर छूत की बीमारी लगने के आसार होते हैं। चीरा विधि, बारडोजोर कस्टेटर और एलेस्ट्रेटर और देसी व ग्रामीण विधि। तो यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा ए, यानी चीरा विधि। चीरे लगाकर जो बंध्यकरण किया जाता है उसमें होगी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसके द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया भारत में प्रथम गर्भाधान। स्पेलेजानी, डॉक्टर संपत कुमारन, डॉक्टर हेंगड़े, एस अयंगार। तो प्रथम है कृत्रिम गर्भाधान किनके द्वारा किया गया। अगर पशुओं को गर्भित करवाना है तो उसकी कितनी विधि है, बताओ बच्चों, कितनी विधियां होती है गर्भधान करवाने की। गर्भधान की दो विधि होती है। कितनी, दो विधि होती है। इसमें एक हो जाएगी प्राकृतिक विधि। कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी प्राकृतिक विधि और दूसरी हो जाएगी कृत्रिम विधि। कौन सी, कृत्रिम विधि हो जाएगी। गर्भधान की दो विधि है, प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि हो जाएगी। कृत्रिम गर्भाधान दो हो जाएगी। प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक विधि से कितना हो जाएगा, एक वर्ष से लेकर 50 से 60 साल तक हम प्राकृतिक विधि करवा सकते हैं। और कृत्रिम गर्भाधान है जो 1 वर्ष से 200 से 2000 से 3000 तक कृत्रिम गर्भाधान करवा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, कृत्रिम गर्भाधान किनके द्वारा किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर संपत कुमारन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी डॉक्टर संपत कुमारन हो जाएगा इसका। सभी बच्चे ध्यान से देखें, यह पशु परिचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये विश्व में हो जाएगा सप्लंजानी और भारत में डॉक्टर संपत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर्य को कितनी ने डिग्री से सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर संरक्षित रखना यानी कि सुरक्षित रखना, और जो नाइट्रेट की मात्रा है वो कितनी है और सेल्सियस की कितनी डिग्री के अंदर। तो यहाँ पर है 79 डिग्री, 196 डिग्री, 69 डिग्री और 8 डिग्री। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, 196 डिग्री। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 196 डिग्री पर वीर्य को नाइट्रोजन में सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी विद्यार्थी ये प्रश्न गलत नहीं करेगा। और क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी के सभी। चलिए नेक्स्ट है, पशुओं को गर्भित करने की कितनी विधि है। तो यहां पर पूछा है कि पशुओं को गर्भित करने की कितनी विधि है। इस प्रश्न का उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा, सभी इसका उत्तर देंगे। कमेंट में उत्तर जरूर दें। इसमें कितनी विधि होती है आपको पहले भी प्रश्न में बता चुका हूं। तो इसमें दो विधि होती है। कितनी होती है, दो विधि। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गाय की भैंस में कृत्रिम गर्भाधान में मादा से वीर्य संचयन हेतु किस विधि का उपयोग करते हैं। तो इस जो कृत्रिम गर्भाधान में जो वीर्य संचित किया जाता है वो कौन सी विधि के अंदर किया जाता है। तो इसका हो जाएगा रेक्टो वेजाइनल विधि। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट है, कृत्रिम विधि में एक सांड 1 वर्ष में कितनी गायों को गर्भित कर सकता है। हाँ, तो कितनी कितनी गायों को ये गर्भित कर सकता है, बताएं सभी। तो ये 100 से 200, ये भी नहीं, 2000 से 3000, 1500, 3000, 800 से 900। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2000 से 3000। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 वर्ष के अंदर 2000 से 3000 गायों को गर्भित कर सकता है एक सांड।
तो ये गर्भित करने की कौन सी विधि है? ये है प्राकृतिक विधि से। प्राकृतिक विधि से 1 वर्ष के अंदर, जो 1 वर्ष में 50 से 60 की आयु तक है ना, 2000 से 3000 पशुओं को ये गर्भित कर सकता है। ध्यान रखें, 2000 से 3000 पशुओं को ये गर्भित कर सकता है। ये प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक विधि है, सभी ये विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, नसबंदी किए हुए सांड को क्या कहते हैं? अब यहां पर पूछा है कि सांड की नसबंदी को क्या कहते हैं? टीजर बुल, कैथीटर बुल, केपलिंग बुल और बिनिंग बुल। तो यहां पर इसका राइट हो जाएगा टीजर बुल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कैथीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कृत्रिम गर्भाधान के लिए नहीं, बंधियाकरण के लिए नहीं, पशुओं को चिन्हित करने के लिए नहीं, रुके हुए मूत्र को निकालने के लिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैथेटर का उपयोग तभी किया जाता है जब किसी पशु का अगर पेशाब रुक जाता है तो उसके लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, गाय में मध्य चक्कर की अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पर गाय के मध्य चक्कर कितना होता है? गाय का मध्य चक्कर 21 दिन हो जाता है। और भैंस का मध्य चक्कर कितना होता है बताएं? भैंस का मध्य चक्कर कितना होता है? तो भैंस का भी 21 दिन होता है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 21 दिन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछड़े का गर्भाशय में ठीक स्थिति में न होना क्या कहलाता है? यह ना, यहाँ पर पूछा है कि गर्भाशय है जो ठीक स्थिति के अंदर न होना क्या कहलाएगा? सभी इसका आंसर दे, फटाफट इसका आंसर दे, कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेस्ट्रोकिया, ड्रेस्ट्रोकिया, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ है? वल्लभनगर, उदयपुर, ये भैंस का है। तो गोवंश प्रजनन केंद्र कहाँ पर है गोवंश का? तो ये हो जाएगा बस्सी, जयपुर के अंदर हो जाएगा बस्सी। अब आप सभी बताएं कि सर्वाधिक गाय कहाँ पर है? सर्वाधिक गाय कहाँ पर है? ये हो जाएगा उदयपुर में। और न्यूनतम यानी कि कम कहाँ पर है? कहाँ पर है कम? तो कम हो जाएगी कहाँ पर है? धौलपुर में, धौलपुर के अंदर। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान स्थित है जयपुर, टोंक, अलवर, बीकानेर। पशुधन प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है, मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? मेवाती गाय का, तो मेवाती गाय कहाँ पर होगी? क्षेत्र कौन सा है? अलवर और भरतपुर, भरतपुर, भरतपुर। तो यहाँ पर प्रजनन केंद्र कौन सा हो गया? भरतपुर, बी इसका राइट आंसर हो गया, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जर्सी गाय पशु प्रजनन केंद्र स्थित है बस्सी, चित्तौड़ नहीं है, उदयपुर नहीं है, बस्सी, जयपुर, राइट, बस्सी, जयपुर, ये राइट हो गया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थारपाकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र स्थित है बस्सी, चित्तौड़, सम, बूंदी, सूरतगढ़। थारपाकर के लिए कौन सा हो जाएगा? सूरतगढ़ हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिर गाय का पशु प्रजनन केंद्र है, गिर गाय का कोटा, बांसवाड़ा, अजमेर और झालावाड़। तो कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा गाय का पशु प्रजनन केंद्र स्थित है भरतपुर, अलवर, जोधपुर, जयपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। गर्भावधि में बछड़े देने के लगभग 15 दिन पूर्व अनुमानित समय को क्या कहते हैं? जो बछड़ा गर्भवती होता है उसका अनुमानित दिन कितने 15 दिन पूर्व को अनुमानित समय को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा डाउन कवर, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पशु के ब्याने से 6 सप्ताह पूर्व जो खिलाई पिलाने की
जाती है उसे क्या कहते हैं? डाउन कवर, स्टीम अप सुखाना व मध्यकाल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, स्टीमिंग अप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में गर्भाकाल की अवधि कितनी होती है? कितनी होती है? 282 दिन। तो कहीं पर आपको 281 दिन भी मिलेंगे, तो आपको बताना है क्या, 280 से 285 दिन के बीच का। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा 280 से 285 दिन। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो जैसलमेर, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, भैंस में गर्भाकाल की अवधि कितनी होती है? भैंस के अंदर गर्भाकाल की अवधि कितनी होती है? सभी बच्चे इसका उत्तर दे, कमेंट में दे, कोई भी गलत नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। और क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। कितने हो जाएगा? 310 दिन है, 305 से लेकर और 310 दिन के बीच का होगा। चलिए नेक्स्ट है, भैंस में गर्भाकाल, भेड़ में गर्भाकाल की अवधि कितनी होती है? भेड़ के अंदर 148 से 151। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि 148 से 151 दिन के बीच होती है। कितनी है? 148 से 151। तो यहाँ पर इसको राइट क्या करेंगे? 150 दिन, सी इसका राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, बकरी में गर्भाकाल की अवधि कितनी होती है? कितनी होती है? 151 दिन, यानी 148 से 151 दिन के बीच होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 151 दिन, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊंट में गर्भाकाल की अवधि कितनी होती है? 300 से 310 दिन, 150 से 155 दिन, 390 से 410 दिन, 210 से 220 दिन। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 390 से 410 दिन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवजात बछड़े के मांस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टेंडर, चेवन, पार्क और विल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विल, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी देखिए, नवजात जो बछड़े होते हैं, नवजात बछड़ा है, उसके मांस को क्या कहते हैं? नवजात बछड़े के मांस को, तो यहाँ पर विल कहते हैं उसको। नवजात बछड़े के मांस को क्या कहते हैं? विल कहते हैं। और दूसरा हो गया सुअर, सुअर के मांस को क्या कहते हैं? सभी ध्यान से देखें, सुअर के मांस को क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे क्या? पारक। सुअर के मांस को पारक कहते हैं। और तीसरा यहाँ है कि बकरे, बकरे के मांस को क्या कहेंगे? तो बकरे को मांस को कहेंगे चेवण, बकरे को मांस को चेवण कहेंगे। और फिर है चौथा, यहाँ पर होगा क्या आएगा? कुक्कड़, कुक्कड़ मुर्गा। क्या है? कुक्कड़ मुर्गा। तो कुक्कड़ मुर्गे के मांस को क्या कहेंगे? वो होगा टेंडर, टेंडर हो जाएगा। फिर है जो मुर्गी, मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? उसको कहेंगे चिकन। तो देखिए साथियों, सभी आपके लिए यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो आपको बतानी है कि जाति की जो निरंतरता है उसको बनाए रखने के क्या आवश्यक है? पाचन, जनन, परिसंचरण और श्वसन। तो जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यकता है? सभी फटाफट इसका उत्तर दें, कमेंट में उत्तर दें, कोई भी गलत नहीं करेगा, सभी को पता है इसका आंसर। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनन, जनन हो जाएगा। हाँ, जाति की निरंतरता के लिए जनन बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी से भी आगे आगे जनसंख्या बढ़ती है, तो जनन जरूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जंतुओं में जनन की कितनी विधियां हैं? यह प्रश्न आपको पहले भी आ चुकी है। आपको बताना है कि जंतुओं में जनन की
कितनी विधियां हैं? तो जंतुओं में जनन की कितनी विधि होती है? फटाफट इसका उत्तर आप कमेंट में दे, कोई भी गलत नहीं करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर कितनी होती है? दो विधि होती है। जंतुओं में जनन की दो विधि होती है। तो ये दो विधि कौन कौन सी होती है? ये भी बताएं कि दो विधि है जो कौन कौन सी होती है। कौन सी विधि होती है? दो विधि होती है। कौन सी होती है? एक तो होती है लैंगिक, लैंगिक जनन विधि। कौन सी? लैंगिक जनन विधि। और दूसरी, दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है अलैंगिक, अलैंगिक जनन विधि। इन दो विधियों का उपयोग किया जाता है। एक तो है लैंगिक जनन विधि और दूसरी है अलैंगिक जनन विधि। तो इन दोनों को ध्यान रखें, सभी बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें कि जंतुओं में जनन की कितनी विधि होती है? दो विधि होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिल्ली के संतति बच्चे को क्या कहते हैं? बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? बलोटा, टेंटपोल, पिल्ला, कैटरपिलर। क्या कहते हैं? बिलोटा कहते हैं। बिल्कुल ए ऑप्शन को ब्लॉक कर देंगे। बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? बिलोटा। ध्यान रखे, बिलोटा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वह जनन जिसमें नर व मादा युग्म का संलयन होता है कहलाता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, एक व दो दोनों, वह सहायक जनन। कौन सा हो जाएगा? फटाफट कमेंट में बताए, कोई भी गलत नहीं करेगा। वह जनन जिसमें नर व मादा युग्म का संलयन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? क्या कहलाता है? राइट हो जाएगा लैंगिक जनन। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नर व मादा दोनों के लिए पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा लैंगिक जनन। और अगर जंतु के अंदर पूछे तो यहाँ पर क्या होगा? जंतु के लिए हो जाएगा लैंगिक जनन और एक हो जाएगा अलैंगिक जनन। तो दो विधि हो जाएगी। तो यहाँ पर नर व मादा के लिए लैंगिक जनन, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नर जनन अंगों में कितनी शुक्राणु नलिका होती है? तो नर जनन अंगों में कितनी शुक्राणु नली होती है? एक, दो, तीन, चार। तो इसके बारे में कोई भी बच्चा इसको गलत नहीं करेगा। बहुत ही बढ़िया पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट होगा दो, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी। नर जनन अंगों में शुक्राणु नली होती है, दो होती है। तो यहां पर बी, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर वर्ण द्वारा उत्पन्न युग्म क्या कहलाता है? जनन, अंडाणु, शुक्राणु और भ्रूण। तो क्या कहलाता है? नर वर्ण द्वारा उत्पन्न युग्म क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा शुक्राणु, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्राणु की पूंछ या फ्लैंगी फ्लैगेलम किस काम आती है? शुक्राणु को अंडों तक ले जाना, अंडे के आवरण को भेदना, शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करना व उपरोक्त सभी। तो शुक्राणु की पूंछ या फ्लैगेलम किस काम आती है? तो यहाँ पर है शुक्राणु को अंडे तक ले जाना, ये सही है। अंडे के आवरण को भेदना, ये भी सही है। शुक्राणु की गतिशीलता प्रदान करना, ये भी सही है। तो इसके क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चारों ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, सभी विकल्प हमें इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट है, मादा जनन अंगों में अंडाशय की संख्या होती है एक, एक जोड़ी, दो जोड़ी और तीन जोड़ी। तो मादा जनन अंगों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? फटाफट उत्तर बताएं, कोई भी गलत नहीं करेगा। इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा। ध्यान रखना कि मादा जननांगों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। कितनी? एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी। बी विकल्प को हम सिलेक्ट करेंगे।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मादा युग्म को क्या कहते हैं? अंडाणु, शुक्राणु, निषेचन और जनन। तो क्या कहते हैं? तो यहाँ हो गया अंडाणु, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मादा युग्म को अंडाणु कहते हैं। यहाँ पर फीमेल का हो जाएगा अंडाणु और नर का पूछे तो क्या हो जाएगा? शुक्राणु। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु का विकास होता है। तो यहाँ पर हो जाए शिशु का विकास कहां पर होता है? गर्भाशय में होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? क्या होगा? जनन, निषेचन, प्रसव क्रिया और निषेचन। तो यहाँ पर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, निषेचन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है कहलाता है। तो वह कौन सा निषेचन है जो मादा के शरीर के अंदर होता है, उसे क्या कहलाता है? निषेचन, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन और जनन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आंतरिक निषेचन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस प्राणी में अंडाणु का आकार अति सूक्ष्म होता है? कौन से प्राणी के अंदर अंडाणु का आकार है बहुत ही सूक्ष्म होता है? फटाफट इसका उत्तर बताएं, कोई भी गलत नहीं करेगा। बच्चों शुतुरमुर्ग है ना, शुतुरमुर्ग के अंदर है अंडाशय का आकार होता है ना, अंडाशय का आकार वो सबसे विशाल होता है। शुतुरमुर्ग के अंदर अंडाशय का आकार है वो विशाल होता है। दोस्तों सबसे विशाल, सबसे बड़ा आकार किसके अंदर होता है? शुतुरमुर्ग के अंदर होता है। सबसे विशाल आकार होता है अंडाणु का, शुतुरमुर्ग के अंदर होता है। और सबसे सूक्ष्म, सूक्ष्म किस में होता है? मनुष्य के अंदर होता है। तो यहाँ पर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के अंदर अंडाणु का आकार है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, सबसे सूक्ष्म होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन को कहते हैं। एक्सवेट्रो निषेचन, इनवेट्रो निषेचन, निषेचन व संकरण। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा इनवेट्रो निषेचन, बी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है? बतख में, हिरण में, मछली में, जेकल में। तो बाह्य निषेचन है वो कौन से जंतु के अंदर पाया जाता है? फटाफट इसका उत्तर बताएं, कोई भी गलत नहीं करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। तो बाह्य निषेचन किस में होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मछली के अंदर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, मछली में। नेक्स्ट है, भ्रूण की वह अवधि जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके कहलाता है। गर्भ, अंड प्रजनक, कायातरण और टेडपोल। तो जिसके अंदर शरीर के भागों की पहचान होती है, कौन सी अवस्था के अंदर, क्या कहलाते हैं उसको? हाँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भ, ए हो जाएगा। जब भ्रूण की अवस्था जिसमें शारीरिक भागों की पहचान होती है, जैसे उसके पूर्ण विकास हो जाता है, उसकी पहचान हो जाती है कि यह लड़का है कि लड़की है, ये किसके अंदर होता है? जब हम सोनोग्राफी करवाते हैं तो उसके अंदर पता चलता है। तो लेकिन आजकल ये गैर कानूनी है, लड़का और लड़के का वो पता लगाना। लेकिन डॉक्टर इसके अंदर नहीं बताएगा, क्योंकि जो रंगीन सोनोग्राफी है उसके अंदर पता चलता है। डॉक्टर कभी इसके बारे में आपको नहीं बताएगा कि यह लड़का है कि लड़की है। तो ये एक गैर कानूनी है, ध्यान रखें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं कहलाते हैं। वह कौन से जंतु है जो सीधे ही जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, उसे क्या कहलाते हैं? अंडपरजक, जरायुज, कायातरण और सुलभ। क्या कहते हैं? तो वो हो जाएगा जरायुज, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। हाँ मैं देख रहा हूं मैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। जो डायरेक्ट है ना जंतु को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं। जरायुज के अंदर क्या कौन कौन से आते हैं? गाय आता है, गाय है,
कुत्ता है, बिल्ली है, और कौन से हैं? भैंस है, घोड़ी है, हाँ ऊंटनी है, बकरी है, और भैंस है, भेड़। तो ये है, ये डायरेक्ट है, बच्चे को जन्म देती है, तो इनको जरायुज कहा जाता है। क्या? जरायुज। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो अंडे की वजह से जो जन्म देते हैं उसको क्या कहते हैं? अण्डपरजक कहते हैं। जो अंडे से होता है तो उसे अण्डपरजक कहा जाता है। ध्यान रखें ये विशेष रूप से। तो अण्डपरजक के अंदर कौन कौन से आते हैं? कौन कौन से जंतु आते हैं? मुर्गी हो गया, कौवा हो गया, तोता हो गया, मोर हो गया, और कौन सी है? मेंढक है, सांप है। तो ये सब है जंतु है जो अण्डपरजक के ये उदाहरण है। ये मुर्गी, ये सभी जो अंडे से जो बच्चे पैदा करते हैं उसको अण्डपरजक कहते हैं। चिड़िया हो गई, टिटौड़ी हो गई, वैसे कबूतर हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस पशु की क्लोन को विकसित किया गया? सबसे पहले कौन से पशु के क्लोन को विकसित किया गया? किस में करते हैं विकसित है क्लोन का? तो यहाँ पर हो जाएगा भेड़ का, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सर्वप्रथम भेड़, भेड़ के अंदर क्लोन को विकसित किया गया है। जो ये क्लोन क्लोन भेड़ थी, क्लोन भेड़ का क्या नाम रखा था? क्या रखा था क्लोन भेड़ की? तो यहाँ पर रखा था डोली रखा था। क्लोन भेड़ का नाम है डोली रखा था। तो यहाँ पर भेड़ भेड़ डोली है, तो डोली का जन्म कब हुआ था? बताओ, जन्म कब हुआ था डोली का? तो डोली का जन्म हुआ था 5 जुलाई, 5 जुलाई 1996 को। डोली का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996 को। ध्यान रखें, क्लोन भेड़ थी वो थी डोली, तो उसका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996। नेक्स्ट, नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? आपको बताना है नर के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, फिर उपरोक्त सभी। क्या हो गया? उपरोक्त सभी। तो इनमें पूछा है नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नर जनतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कौन सा है? नर जनतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो यहाँ पर पूछा है कि नर जनतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग वर्षण कोश, वर्षण, कॉपर्स ग्रंथि, और शुक्र वाहिनी। तो कौन सा हो जाएगा? यस, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट होगा वर्षण, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट, मादा जनतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? मादा जनन का अंडाशय, जनतंत्र, अंडाशय, बगसेफ, गर्भाशय ग्रीवा, और योनि। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा अंडाशय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर पशुओं को प्रजनन शक्ति विहीन करना क्या कहलाता है? प्रजनन शक्ति से विहीन करना क्या कहलाता है नर पशुओं को? शल्य चिकित्सा, बर्डी जो बंधियाकरण, और इक्यूबेटर।
तो इसका कोई भी गलत नहीं करेगा। यह प्रश्न आपको पहले भी दूसरे रूप में आपके सामने आ चुका है। ध्यान से देखें, इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंधियाकरण, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी बंधियाकरण, यानी कि नर के अंदर नसबंदी करना। अगर नर को बंधियाकरण कर दिया जाता है तो वह किसी मादा को है वो प्रजनन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।